Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So start करते हैं आज का सेशन 3 Jan 2025 एंड इस सेशन में हम आज की टॉप मोस्ट न्यूज का इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं प्लस लास्ट सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे टॉपिक वाइज एंड क्विज एंड स्टैटिक जीके के साथ इस सेशन को एंड किया जाएगा राइट एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ डेली 20 एमसीक्यू सीरीज व्हिच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन जीके टुडे के ऐप को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल रहेगा सो स्टार्ट करते हैं बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आंसर अ क्वेश्चन एंड दैट इज so, which union ministry is responsible for the implementation of the Govardhan scheme? So, Govardhan scheme को implement करने के लिए कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है ऑप्शन आपको गिवन है एंड इनमें से आपको आंसर देना है कौन सी मिनिस्ट्री है इन द कमेंट बॉक्स राइट एंड स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट वॉन दी संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल रिसेंटली सो रिसेंटली किस स्टेट ने संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल को जीता है आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल ने जीता है राइट सो रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने केरला को डिफीट करके फाइनल राउंड को जीत लिया है और 78 एडिशन अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ था सो वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा डोमिनेंट प्लेयर है इस गेम में अभी तक 32 टाइटल वो ऑलरेडी जीत चुकी है संतोष ट्रॉफी में एंड 2024 का वेस्ट बंगाल का 33rd संतोष ट्रॉफी टाइटल रहा जिसमें केरला को उसने डिफीट करा बेसिकली इस गेम में दो टीम मेजरली डोमिनेटिंग है दैट इज केरला एंड वेस्ट बंगाल एंड ये जो इवेंट है ये हैदराबाद में हुआ था जीएमसी बाला योगी स्टेडियम में और किसने ऑर्गेनाइज किया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इस गेम को ऑर्गेनाइज किया था एंड फाइनल मैच को होस्ट किया था तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन ने कहाँ पर हैदराबाद में सो मेजरली एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है डूरंट कप किससे रिलेटेड है सो फुटबॉल से रिलेटेड है एंड संतोष ट्रॉफी इसे किस ईयर में स्टार्ट किया गया था 1941 में संतोष ट्रॉफी को स्टार्ट किया गया था एक इंटर स्टेट फुटबॉल कंपटीशन है इंडिया में एंड फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है राइट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन सो रिसेंटली फुटबॉल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम उन्हें रिवाइज करेंगे एंड दैट इज सो रिसेंटली हमने पढ़ा था एक इंडियन प्लेयर जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया है ई फुटबॉल में द इवेंट इज 2024 एशियन ई स्पोर्ट्स गेम इन बैंकॉक एंड दैट इज पवन काम्पेली एंड रिसेंटली 40th ऑल इंडिया गवर्नेंस गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट ये कहाँ पे हुआ था द लोकेशन इज सिक्किम and recently who has been appointed as the new head coach of the Indian senior women's football team and that is Santosh Kashyap right so Santosh Kashyap को head coach बनाया गया है women's football team का and fourth intercontinental cup men's football tournament इसे किस कंट्री ने जीता था सीरिया ने जीता था एंड रिसेंटली किस कंट्री ने जीता है SAFF दैट इज साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट और इसे जीता है बांग्लादेश ने एंड नेक्स्ट इज Manolo Marquez, who has been appointed as head coach of the Indian men's football team, belongs to which country? So स्पेन से बिलोंग करते हैं एंड रिसेंटली इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के हेड कोच बने हैं सो वुमेन टीम एंड मैन टीम दोनों के हेड कोच यहाँ पे मेंशन हुए हैं and which day declared as World Football Day by the UN recently and the date is 25th May. So recently United Nation ने 25th May को World Football Day declare किया है काफी important हो जाता है ये question. Let's move to the next one. Next is what is the primary objective of the One Nation One Subscription Scheme? So One Nation One Subscription Scheme का primary objective क्या रहा था? Answer is option number B. To provide access to top tier international research articles and journals right so recently One Nation One Subscription Scheme न्यूज पे रही जिसके फर्स्ट फेज को 2025 में बिगिन किया जाएगा और बेसिकली इसका जो एजेंडा है इक्वल एक्सेस प्रोवाइड कराना है ग्लोबल स्कॉलरली नॉलेज को इंडिया में एंड बेसिकली सपोर्ट करता है NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पार्ट है वन
नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम एंड अलाइन करता है विकसित भारत 2047 गोल के साथ। सो इसके लिए रिसेंटली 2025 से 27 तक जो फर्स्ट फेज स्टार्ट होने वाला है उसके लिए 6000 करोड़ का बजट सेट किया गया है, जो स्टूडेंट्स पे फोकस करेगा, फैकल्टी पर, रिसर्चर्स पे, एंड बेसिकली टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में, राइट। सो बेसिकली टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज, इनमें डिफरेंस कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंड पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट सिटीज को कैटेगराइज किया जाता है एज ए टियर 2 एंड टियर 3। सो रिसेंटली टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के फर्स्ट फेज को स्टार्ट किया जाएगा 2 साल के लिए, 25 से 27 तक, सो दैट एक यूनिफाइड पोर्टल को डेवलप किया जा सके, सेट किया जा सके। जितने भी इंडिया के रिसर्च जर्नल्स है उन्हें एक्सेस करने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म को एनकरेज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह plan, that is one nation one subscription scheme, right? So recently department of higher education इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन को रन करेगा। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की जा रही है, एनईपी 2020 किसको रिप्लेस करके एनईपी 2020 को लाया गया था, बता सकते हैं? सो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिप्लेस करके इंडियन एजुकेशन ने इंट्रोड्यूस किया था एनईपी 2020 को। और इसका मेजर एम क्या रहने वाला है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन एम क्या है? 2030 टारगेट ईयर है एंड यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड कराना है टू ऑल लेवल ऑफ स्कूलिंग। यह मेन ऑब्जेक्टिव है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो रिसेंटली स्कीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे, दैट इज रिलेटेड विद इंडिया एंड स्टेट। एंड व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम प्रणाम स्कीम? सो रिसेंटली पीएम प्रणाम न्यूज में थी एंड इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को रिड्यूस करना है एंड इसके लिए स्टेट्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? सो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। एंड विच सेक्टर इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना? एंड इसका जो प्राइमरी फोकस है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, ये प्राइमरी फोकस है। सेक्टर जो है दैट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एंड कायाकल्प स्कीम किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। एंड व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन? अभी हमने चेक किया था इस क्वेश्चन को। एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिमूव्ड द एज लिमिट कैप ऑन दी मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीयार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना? एंड ये हरियाणा का इनिशिएटिव रहा। And next is recently which state government launched the Shramik Basera scheme? So Shramik Basera scheme को किसने लॉन्च किया? गुजरात ने लॉन्च करा। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक टेम्पररी अकोमोडेशन प्रोवाइड करना है 15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को नॉमिनल रेट पर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Next is which company has developed the New Glenn rocket? So recently New Glenn rocket को किस कंपनी ने डेवलप किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्लू ओरिजिन ने डेवलप किया है न्यू ग्लेन रॉकेट को। सो रिसेंटली जो FAA है दैट इज द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने ब्लू ओरिजिन के कमर्शियल लॉन्च को लाइसेंस प्रोवाइड करा है फॉर द न्यू ग्लेन रॉकेट, राइट। इनके लाइसेंस को अप्रूवल मिला, दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू ओरिजिन की बात करते हैं। ब्लू ओरिजिन ये वॉशिंगटन बेस्ड एक एरोस्पेस कंपनी है। इसके फाउंडर कौन है, बता सकते हैं? ब्लू ओरिजिन को किसने फाउंड किया था? सो जेफ बेजोस ने फाउंड किया था ब्लू ओरिजिन को 2000 में। एंड न्यूली डेवलप्ड न्यू ग्लेन रॉकेट का जो नेम है वो जॉन ग्लेन के नाम पे रखा गया है। बेसिकली जॉन ग्लेन ये फर्स्ट अमेरिकन थे जिन्होंने ऑर्बिट किया था अर्थ को एंड इसके लिए ट्रांसशिप 7 स्पेसक्राफ्ट को यूज किया गया था। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मर्करी। प्रोजेक्ट मर्करी 1962 में एंड जॉन ग्लेन ने अर्थ को फर्स्ट टाइम ऑर्बिट किया था। इस प्रकार ये फर्स्ट अमेरिकन बने थे और इन्हीं के नाम पे न्यू ग्लेन रॉकेट का नाम रखा गया है। बेसिकली इस ग्लेन में दो स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज में 7 BE4 इंजन को यूज किया जाएगा, सेकंड स्टेज में 2 BE3U इंजन को यूज किया जाएगा एंड लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को यूज
करता है, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो रिसेंटली रॉकेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे एंड दैट इज रॉकेट्स इन न्यूज। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट जिसे स्पेस एक्स ने रिसेंटली टेस्ट किया था, दैट इज स्टारशिप। एंड इंडिया ने GSAT-N2 को लॉन्च किया था स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से। और किस टाइप की सैटेलाइट है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम रिसेंटली न्यूज में था। और किसने इसे डेवलप किया है? इसे डेवलप करा है DRDO ने। स्पेस एक्स ने रॉकेट्स को मिड एयर में कैच करने के एक स्ट्रक्चर को डिजाइन किया था, दैट इज मिकाजिला, राइट? एंड चाइना का स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट रिसेंटली न्यूज में था। किस टाइप की सैटेलाइट्स को इसने लॉन्च किया था? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को। एंड रिसेंटली एक कंट्री ने रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट को लॉन्च किया था, दैट इज रूमी 1। सो रूमी 1 जो कि फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, इंडिया से एसोसिएटेड है। एंड एरियन 6 रॉकेट इसे किसी स्पेस एजेंसी ने डेवलप करा है, ESA ने डेवलप किया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? सो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अभी न्यूज में रही है और किस मिनिस्ट्री के अंडर ये फंक्शन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर फंक्शन करती है। रिसेंटली इन्होंने अपना 100% कन्विक्शन रेट अचीव करा है 2024 में, दैट्स वाई यह न्यूज में रही। और 2008 में इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द मुंबई अटैक, सो दैट टेररिज्म से कॉम्बेट किया जा सके। एंड 2024 में इन्होंने टोटल 68 पीपल्स को कन्विक्टिंग किया है, 25 केसेस में दोषी पाया है। एंड ओवरऑल 210 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया है 80 केसेस में, जिसमें से 28 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड है एंड 18 नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी से रिलेटेड है, राइट? एंड सो मुंबई टेरर अटैक के बाद NIA को एस्टेब्लिश किया गया था 2008 में। एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर ये ऑपरेट करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। सो 100% कन्विक्शन रेट के कारण NIA अभी न्यूज में रहा था। एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बेसिकली एक रेडिकल सोसाइटी है ये, जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को चैलेंज करती है और जो डेमोक्रेसी है उसके खिलाफ है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, राइट? Let's move to the next question, and that is, which Caribbean country has recently declared a state of emergency due to increased violence? So recently एक कैरिबियन कंट्री न्यूज में रहा जिन्होंने अपने स्टेट में इमरजेंसी को डिक्लेयर किया। रीजन क्या है? वायलेंस, उग्रवाद के कारण जो हिंसा बढ़ रही थी उसके कारण इस कंट्री को स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा, एंड दैट इज त्रिनिदाद एंड टोबैगो। सो रिसेंटली त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने अपने स्टेट में स्टेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है, एंड दैट्स अ कैरिबियन कंट्री, राइट? सो राइजिंग वायलेंस एंड गैंग शूटिंग्स के कारण ये स्टेप उठाया गया। इसकी जो कैपिटल सिटी है वो पोर्ट ऑफ स्पेन है। और कहाँ पर लोकेटेड है? एंड कहाँ पर लोकेटेड है यह कंट्री? सो अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है, बेसिकली वेनेजुएला के नॉर्थ ईस्ट में एंड ग्रेनेडा के साउथ में लोकेटेड है। जैसे कि हम देख सकते हैं मैप में, वेनेजुएला के तो नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है एंड ग्रेनेडा के साउथ में लोकेटेड है और मेजरली अटलांटिक ओशन में है। सो इस कंट्री ने रिसेंटली स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है। इसी के साथ इस कंट्री की जो मेजर रिवर्स है लाइक ओथिरो, कैरोनी एंड नरीवा, ये इस कंट्री की मेजर रिवर है और इसकी जो हाईएस्ट पीक है 940 मीटर की है एंड जिसका नाम क्या है? अल सेरो दल अरीपो ये हाईएस्ट पीक है त्रिनिदाद एंड टोबैगो की। एंड रिसेंटली यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो रिसेंटली इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज रिसेंटली इंडिया साइंड ए कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू प्रिवेंट एंड कर्ब द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एंटीक्विटीज? और इसे साइन किया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ, राइट? इलिसिट ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। एंड विच कंट्री रिसेंट रिजॉल्व अ WTO ट्रेड डिस्प्यूट विथ इंडिया ओवर शुगर सब्सिडीज? और यह है ब्राजील। सो रिसेंटली ब्राजील ने रिजॉल्व कर लिया है WTO ट्रेड डिस्प्यूट, इंडिया के साथ इजीली ट्रेड किया जा सकता है। एंड रिसेंटली विच कंट्री हैज अनवील्ड 10-year ब्लू रेजिडेंसी वीजा फॉर एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट? एंड दैट इज बाय UAE ने 10-year ब्लू वीजा प्रोवाइड किया है। And recently, which country has released the first tranche of USD 2.5 million to the United Nations Relief and Works Agency for Palestinian refugees in Near East? And ये जो इनिशिएटिव है ये इंडिया का इनिशिएटिव है। इंडिया ने 2.5 मिलियन
डॉलर का रिलीफ प्रोवाइड करा है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को, सो दैट पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज की हेल्प किया जा सके। एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इनोग्रेटेड इंडिया फर्स्ट ओवरसी जन औषधि केंद्र। कहाँ पे किया गया था? मॉरिशस में किया गया था। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच कंट्रीज फार्मर्स आर एम्प्लॉइंग द अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग टेक्निक टू रिड्यूस मीथेन एमिशन फ्रॉम राइस पैडीज, और वियतनाम का इनिशिएटिव रहा। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, ये न्यूज में था, किस कंट्री से रिलेटेड है? ईरान से रिलेटेड है, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज KM3 NET cubic kilometer neutrino telescope which was seen in the news is located under which sea? So recently telescope news में रहा, that is KM3 NET, and किस sea के अंडर ये काम कर रहा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मेडिटेरियन सी। सो मेडिटेरियन सी के beneath फंक्शन कर रहा है एक टेलीस्कोप, दैट इज KM3 NET। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली ये जो टेलीस्कोप है ये डिटेक्ट करता है हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज को। सो न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने के लिए इस टेलीस्कोप को यूज किया जा रहा है। कहाँ पर? मेडिटेरियन सी में। एंड बेसिकली इन्होंने मेडिटेरियन सी में इन पार्टिकल्स को, टाइनी पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया था, दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहे। न्यूट्रिनोज बेसिकली एक टाइनी न्यूट्रल पार्टिकल है आफ्टर फोटोन। सो सेकेंड मोस्ट टाइनी पार्टिकल दैट इज न्यूट्रिनो, फर्स्ट मोस्ट इज फोटोन, और इन्हें 1959 में डिस्कवर किया गया था। फोटोन्स के बाद सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट पार्टिकल है ये वर्ल्ड में, और इन्हें डिटेक्ट करता है ये टेलीस्कोप मेडिटेरियन सी में। एंड इसके लिए जो टेक्निक को यूज किया एंड इसके लिए जिस टेक्निक को यूज किया जाता है दैट इज चेरेनकोव रेडिएशन। सो KM3 NET चेरेनकोव रेडिएशन को यूज करके इन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है, राइट? सो सी, मेडिटेरियन सी यहाँ पे न्यूज में रहा। एंड इसी के साथ हम मेजर सी को रिवाइज करेंगे, जो रिसेंटली किसी ना किसी क्वेश्चन के थ्रू न्यूज में रहे थे। एंड दैट इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द सरथ टूल टू हेल्प लोकेट मिसिंग पीपल और ऑब्जेक्ट एट सी। सो समुद्र में जितने भी पीपल्स खो चुके हैं, मिसिंग हो चुके हैं, उन्हें लोकेट करने के लिए सरथ टूल को किसने डेवलप किया है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस ने, INCOIS ने इसे डेवलप किया है। Next is short fin mako shark, a critically endangered shark species, has been tagged for the first time in which sea? And that is Mediterranean Sea. So Mediterranean Sea में first time इस critical shark को tag किया गया था. Next is a new species of damsel fish. Recently इसे discover किया गया था किस country में? मालदीव्स में, कोरल रीफ में इसे डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट इज विजिन झाम इंटरनेशनल सी पोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज, किस स्टेट में लोकेटेड है? केरला में लोकेटेड है विजिन झाम इंटरनेशनल सी पोर्ट। एंड रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड इंडिया लार्जेस्ट नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। कहाँ पे किया गया था? कोची में किया गया था। डेड सी विच वॉज सीन इन द न्यूज, किन दो कंट्रीज के बिटवीन लोकेटेड है? इजराइल एंड जॉर्डन के बिटवीन लोकेटेड है। नेक्स्ट इज सी विजिल 24 इज अ डिफेंस एक्सरसाइज और इंडिया इसे कंडक्ट कराता है, right? Let's move to the next one. Which city has launched climate mission to become world's first energy literate city? So एक ऐसा शहर जिन्होंने क्लाइमेट मिशन को लॉन्च करा है, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एनर्जी के फील्ड में लिटरेसी को प्रमोट करना, एजुकेशन को प्रमोट करना है। एंड ऐसा करने वाला वर्ल्ड का पहला एनर्जी लिटरेट सिटी ये कौन बना है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंदौर, मध्य प्रदेश। सो रिसेंटली इंदौर का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है IMC, उन्होंने लॉन्च करा है इंदौर क्लाइमेट मिशन 30 नवंबर को, और इस प्रकार ये बन चुका है वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी एज पर दी न्यूज। IMC ने इसके लिए पार्टनरशिप किसके साथ करी? एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के साथ करी, सो दैट 5 लाख रेजिडेंट्स में एनर्जी लिटरेसी को प्रमोट किया जा सके। बेसिकली इस मिशन का एम क्या है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना है एंड इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को प्रमोट करना, राइट? इसी के साथ एनर्जी स्वराज फाउंडेशन न्यूज में रहा। 2020 में इसे स्टार्ट किया गया था। एनर्जी के सेक्टर में यह काम करता है, सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है। और किसने फाउंडेशन की थी? फाउंडर कौन है एनर्जी स्वराज फाउंडेशन का? दैट इज चेतन सिंह सोलंकी। सो चेतन सिंह सोलंकी ने
फाउंड किया था एनर्जी स्वराज फाउंडेशन, और इसी के साथ क्लाइमेट मिशन को रिसेंटली लॉन्च किया गया इंदौर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट इज वाव थराद हैज बीन अप्रूव्ड एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट रिसेंटली। सो रिसेंटली एक डिस्ट्रिक्ट बनी है, दैट इज वाव थराद डिस्ट्रिक्ट, और किस स्टेट ने रिसेंटली इसे डिक्लेयर किया है? गुजरात। एज पर दी मैप, सो गुजरात ने रिसेंटली अपने एक डिस्ट्रिक्ट को स्प्लिट करा है, दैट इज बनासकंठा। सो बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट को स्प्लिट करके रिसेंटली वाव थराद डिस्ट्रिक्ट को अप्रूवल दिया गया बाय द गुजरात गवर्नमेंट। एंड थराद ये इस टाउन का हेडक्वार्टर रहेगा। और बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है गुजरात का, इसके साथ गुजरात में अब टोटल 34 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए इसे इनिशिएट किया गया बाय दी गुजरात, राइट। सो गुजरात का स्टेट एनिमल बता सकते हैं? कौन सा स्टेट एनिमल है गुजरात का? सो एशियाटिक लायन ये गुजरात का स्टेट एनिमल है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गुजरात यहाँ पे न्यूज में है, सो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। गुजरात ने क्या क्या स्कीम्स को लॉन्च करा है, एंड दैट इज रिसेंटली गुजरात ने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो टेक्सटाइल डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटर को इनोग्रेट किया था, किस सिटी में किया था? एंड दैट सिटी इज नवसारी में इनोग्रेशन हुआ था। गुजरात का फर्स्ट आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट ये कहाँ पे इनोग्रेट हुआ? सूरत में। एंड विच सिटी ऑफ गुजरात इज बीइंग डेवलप्ड एज इंडिया फर्स्ट ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी? दैट इज धोलेरा, राइट। धोलेरा इंडिया का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी दैट इज लोकेटेड इन गुजरात। एंड रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करा है कैरिकल ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर, कहाँ पे? कच्छ में किया गया। Recently, which city in Gujarat has been selected for the establishment of the new semiconductor unit, that is Sanand? So Sanand काफी न्यूज में रहा था, यहाँ पे इंडिया का सेमीकंडक्टर यूनिट को स्टार्ट किया जाएगा। What is the name of the cyclone that recently formed over the Kutch coast and Gujarat? That is cyclone Asna. Cyclone Asna बना था कच्छ पे। And which ministry is nodal body for the WHO Global Traditional Medicine Center in Gujarat? Recently in news, एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सो अभी हमने पढ़ा था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को इनोग्रेट करने के लिए गुजरात में हेल्प की थी, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज which country has launched its first domestically developed deep sea exploration ship Tansuo Exploration 3? किसने इसे डेवलप करा? एक डीप सी एक्सप्लोरेशन शिप है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 8, चाइना ने रिसेंटली अपना फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड डीप सी एक्सप्लोरेशन शिप तानशो 3 को लॉन्च किया है। इट इज तानसुओ 3, तानशो 3, राइट। एंड बेसिकली ये जो शिप है ये सर्विस में एंटर कर चुकी है सानिया सिटी में, हेनान प्रोविंस में। दैट्स वाई है न्यूज में रही। इस शिप की जो रेंज है वो 17,261 माइल की है। आइस ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज है इसमें, प्लस चाइना की डीप सी एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स को एनहांस करने में हेल्प करेगी। सो तानसुओ 3 ये शिप है और किससे रिलेटेड है? चाइना से रिलेटेड है। इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं एंड मूव करते हैं आज के क्विज के क्वेश्चंस, एंड दैट इज रिलेटेड विथ प्लेसेस इन न्यूज। सो रिसेंटली प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, एंड इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे, एंड दैट इज